हेलो स्टूडेंट्स। पहली चीज़ एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। पहला तो हम साइंस और इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फ़िज़िक्स में भी रियल नंबर का नंबर देखें ना, जो भी नंबर है उसका यूजेज है, नंबर का हर जगह यूजेज है। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं इनमें भी यूजेज है। जैसे हम एम्पेयर मेजर कर रहे हैं, वोल्ट मेजर कर रहे हैं, तो आप देखो 500 वोल्ट या 5 वोल्ट है ना, या 220 वोल्ट है ना, AC DC, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नंबर है। तो रियल नंबर यहाँ यूज़ होता है। मेडिसिन एंड हेल्थ में यहाँ भी इसका यूज़ है, मेडिसिन में भी है, हेल्थ में भी है। इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज़ है। इन्वायरमेंटल साइंस यानी ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर का हमें पता लगता है, या जो पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है इसके बारे में भी ये है, इन्वायरमेंटल साइंस में आ जाता है। और कंप्यूटर साइंस में हमें पता है सारी नंबरों की गेम है, 0101। और लास्ट आता है नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो हमें पता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब नेविगेशन में आ जाता है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेविगेशन जो होता है ये एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता रहा होता है। जैसे हम अगर हमारा GPS है कार के अंदर फीट होता है, हम अगर उसके अंदर डाल दें, जैसे मैप होता है, हमने एक लोकेशन डाल दी तो हमें एग्जैक्ट वही लोकेशन पर ले जाता है, तो वो नेविगेशन होता है। वहाँ पर भी रियल नंबर का यूज़ है नेविगेशन में, है ना। मीन के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप किसी भी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट नेविगेट कर सकते हैं कि वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं वो कहाँ पर है, तो ये GPS के थ्रू कर। और फ्लाइट प्लानिंग, अब ऐसा नहीं होता कि एरोप्लेन पे बैठा हुआ जो आदमी होता है वो खुद से प्लेन चला रहा हो, नहीं, उसे गाइडलाइन मिल रही होती है पीछे से। वो जो फ्लाइट प्लानिंग होती है वो भी, उधर भी रियल नंबर का यूज़ आता है। तो इससे आगे हम चलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन जो होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में मेजर होता है। किसमें? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। केल्विन इसका ऐसा यूनिट है, यानी कि ज़्यादा यूजेज जो लेबॉर्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो केल्विन के अंदर ही किए जाते हैं, जितने भी मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन, अब देखो हम, लेकिन हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं वो सेल्सियस। मैं कहूँ आज बहुत गर्मी है तो टेम्परेचर कितना होगा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। हम जैसे नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अगर मैं कहूँ ठंड बहुत ज़्यादा है आज, तो आप कहते हो कि टेम्परेचर आज लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ठंड होती है जब सर्दियों में ये टेम्परेचर होता है। तो आओ इसको हम टेम्परेचर कन्वर्जन को सीखते हैं, सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को और केल्विन। देखो अब मैंने ये स्केल बनाया है, एक सेल्सियस का स्केल, एक फ़ारेनहाइट का स्केल और एक केल्विन का स्केल, ताकि आपको समझने में ईजी हो। देखो अब हम ना वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं। वाटर का पता है ना सबको। अब पानी मेल्ट कब होना शुरू हो जाता है, फ्रीज यानी कि बर्फ़ बनना कब शुरू होती है, हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ़ बनना, यानी कि जिस पॉइंट पे वो बर्फ़ बनना शुरू होता है उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो सेल्सियस में H2O का, वाटर का जो मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि पानी जब उबलना शुरू होता है, यानी गैस फॉर्म इख्तियार करना शुरू करता है सेल्सियस में, वो उसकी होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। जहाँ उबलना शुरू होता है यानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूँ तो फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट यानी पानी बर्फ़ बनना कब शुरू होता है, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट पर। इस पर 32 फ़ारेनहाइट पर मेल्टिंग पॉइंट होता है पानी का। जैसे अब सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें 32 फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 212 फ़ारेनहाइट।
बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। और अब केल्विन में चलते हैं। केल्विन ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट अगर नहीं पता तो आपको आगे पता लग जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट जो है केल्विन का, इसको थोड़ा समझेंगे, ये होता है 273 केल्विन। आगे पॉइंट भी आते हैं तो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। 273 केल्विन, इस पर पानी जो है ना बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। रीडिंग्स के मुताबिक 273 केल्विन पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। जैसे सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तो पानी बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह केल्विन में 273 केल्विन अगर रीडिंग आ गई तो ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन, 373 केल्विन। केल्विन और सेल्सियस का कन्वर्जन करना इजी है। देखो यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ मैंने केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट याद कर लिया 273 केल्विन, तो उसमें 100 ऐड करूँगा तो वो 373 केल्विन हो जाएगा। तो इसी चीज़ का मैं थोड़ा सा लाया हूँ कन्वर्जन। ये देखो, अब ये अपना क्या कहते हैं, ये बुक में फॉर्मूला नहीं है पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जब आप पढ़ोगे केल्विन की कॉन्सेप्ट तो इस फॉर्मूले से उन्होंने इसको यानी कि प्रूव किया हुआ होगा। कैसे? सेल्सियस -0/100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180 डिग्री इज इक्वल टू केल्विन -273/100। ये फॉर्मूला फॉर MCQs मैं आपको रेकमेंड करूँगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो यहाँ सेल्सियस है तो -0 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना, ओवर में 100। पहले क्या आएगा? सेल्सियस माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। अब सब में ऐसे ही, फ़ारेनहाइट -32 कितने का यहाँ डिफरेंस है? 180 डिग्री का, इज इक्वल टू केल्विन -273 फ्रीजिंग पॉइंट, और कितने का डिफरेंस है? 100, तो 100 लिख दो। सेल्सियस इसमें 100, और यही आपको याद करना पड़ेगा। बाकी और जो आपकी बुक फॉर्मूलाज देती है इनको याद करना तो बहुत ज़रूरी है। क्या है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। अगर डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है, फ़ारेनहाइट पता है तो ये फॉर्मूला। अगर फ़ारेनहाइट मालूम करना है, डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 5। इसको आपने अलग नहीं कर देना। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, ये 9 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड करो 5 से, फिर प्लस। तो ये 3 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम आगे चलते हैं। आपको दिख रहा है? जी दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस में इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? मुनाफा होना। तो मुनाफा कब होगा? जब हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस होता है जितने में आपने बेचा हो, कॉस्ट प्राइस होता है जितने में आपने चीज़ को ख़रीदा है। ख़रीदा जितने में है वो कॉस्ट प्राइस, और बेचा है जितने में वो सेलिंग प्राइस। तो इसे SP माइनस CP भी लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू P प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है? बहुत ईजी है। प्रॉफिट लिखा हुआ है, ऊपर प्रॉफिट लिखो, नीचे CP कॉस्ट प्राइस लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100, इतना आसान। लॉस निकला है, जाहिर सी बात है लॉस निकला है तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखी जाएगी और माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस सेलिंग। अब आप देख लो, ये कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और लॉस परसेंटेज क्या होती है? ऊपर लॉस लिखो, नीचे CP मल्टीप्लाई बाय 100। कोई भी परसेंटेज में कोई भी डिफरेंट नहीं। प्रॉफिट है, ऊपर प्रॉफिट, लॉस है, ऊपर लॉस, नीचे CP और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। एक क्वेश्चन है, इससे मज़ीद आप प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझ। हामिद परचेज अ बाईसाइकिल फॉर ₹6590 एंड सोल्ड इट
6,850 एंड फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो उसने जितने का ख़रीदा है वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, CP। कॉस्ट प्राइस क्या है, 6,590। और सेलिंग प्राइस क्या है, सोल्ड इट का मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस बेचना है, SP 6,850। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, पहले तो प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP। अब SP क्या है, 6,850 माइनस 6,590, यही है। तो ये कितना निकल के आएगा, 260 निकल कर आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, दिख रहा है ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर प्रॉफिट ही लिखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट कितना निकला है, 260 निकला है, तो लिख देंगे 260 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये रही कॉस्ट प्राइस, ये रही, दिख रही है ना, 690, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 से। तो ये एक ज़ीरो ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा, है ना। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3.94 परसेंटेज। जब आप इसे कैलकुलेटर से थोड़ा सोल्व करेंगे ना तो आपके पास 3.94 परसेंटेज आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसको राउंड ऑफ करके हम 4 परसेंटेज कह देंगे, तो 4% उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर। अब पहले तो क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। मान लो कि हमारे पास 3 नंबर हैं, 3 इंटीजर हैं, वो ABC। अब ज़रूरी नहीं है वो ABC है, मान लो कि वो ABC हो सकते हैं, नहीं, ठीक है। फिर कहते हैं सम करो नहीं, सम का मतलब होता है ऐड करना, प्लस करना, ये लिखा है मैंने ऊपर, क्या मतलब होता है इसका, प्लस करना। सम का मतलब चीज़ों को ऐड कर देना, ऐड अप कर देना। और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर यानी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को क्या कर देना, ऐड, A प्लस B प्लस C कर देना। अब पहले पढ़ते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या हैं। अब देखो मैंने आपके सामने लिख दिया 1 2 3 4 5, ऐसे लगातार चलने वाले नंबर जो लगातार चल रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो इस तरह के नंबर का होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, या यूँ भी हो सकते हैं 2 4 6 8। तो ये लगातार चल रहे हैं, 2 के बाद 4 एक सीक्वेंस के साथ आ रहा है, यानी यहाँ 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 के बाद 2 ऐड हो रहा है, फिर 8 के बाद 2 ऐड हो रहा है। तो इस तरह के नंबर आप जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, इस तरह के नंबर जिनमें हम 2 ऐड कर रहे हैं। अब 1 2 3 इसमें 1 ऐड हो रहा है। तो ये लगातार चलने वाले नंबर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब जैसे 2 4 6 8 ये भी हो सकते हैं। अब इस तरह 1 3 5 7 इस तरह के जो नंबर हैं ये भी कंसेक्यूटिव हो सकते हैं, लगातार चल रहे हों एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ। लेकिन चूँकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम इस चीज़ को देखेंगे, ये सीक्वेंस, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 जो लगातार चलने वाले नंबर हों। तो आप देखिएगा पहले इंटीजर्स को मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ वो x है। तो सेकंड इंटीजर्स क्या होगा, x प्लस 1, और थर्ड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2। अगर आप इस सीक्वेंस को देखो, ये जो आपको मैंने पढ़ाई ये सीक्वेंस 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, एक अगला नंबर क्या है, उसमें 1 ऐड, फिर अगला नंबर क्या है, 1 में 2 ऐड किया, फिर 3 आ रहा है। अब इस चीज़ को यहाँ समझो, पहला इंटीजर x सपोज किया, सेकंड इंटीजर क्या होगा, x में +1, थर्ड इंटीजर x में +2। क्यों, क्योंकि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब ही यही है कि पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। अब क्या कहता है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सम का मतलब यानी ये पहला इंटीजर,
अब ये देखो, ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, ये तीसरा, तीनों को क्या कर दिया, सम कर दिया है। सम का मतलब उनको ऐड कर दिया है। इज़ 42, इसका मतलब मैथ में होता है इक्वल्स टू, क्या होता है, इज़ का मैथ में मतलब होता है इक्वल्स टू 42। ये हमने लिख दी इक्वेशन जो वो कह रहा था। क्या कह रहा था, ये पूरा क्या लिखा, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। पहला दूसरा तीसरा इंटीजर को सम किया बराबर 42। अब देखो x वाली टर्म्स को अलग लिख लो। अब ये 3 टर्म्स हैं, इनको x + 1, अब ये देखो 1 1 1, 1 1 1, कितना हो गया 3, तो 3x, और ये 1 + 2, ये भी 3, यहाँ पर 42 चलता हुआ है 42। अब 3 जो है इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 42 - 3, ये हो जाएगा 39। 42 में से 3 गए 39, 3x। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 39/3। ठीक है, अब मैं इसे काटूँ तो ये 3 1 3, यहाँ 3 1 3, 3 3 9, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 13, ये आ गई x की वैल्यू। कैसे आई है, एक दफ़ा फिर देख लो। ये पहला इंटीजर, सेकंड, थर्ड इंटीजर, तीनों को ऐड किया 42, फिर x x x, तीनों को सम अप किया 3x + 3 42, 3x यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया, तो x 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। ये वो डायग्राम है। राइट एंगल किसे कहते हैं, पहली तो बात ये समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब देखो यहाँ पर 1 2 है ना, 2 और ये 3 एंगल है हमारे पास तो एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, है ना। एक एंगल ये देख सकते हो आप, ये साइड और ये साइड, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। तो ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें भी 3 साइड्स होती हैं, ये देखो AC एक साइड है, AB एक साइड है और BC एक साइड है। फिर देखो AC एक साइड, AB दूसरी साइड और BC तीसरी साइड। अब इसकी साइड्स को नेम दिया गया है। AC को कहते हैं बेस, इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेन्यूज। बहरहाल अगर आप ये नहीं भी जानोगे तो काम चल जाएगा। AC को बेस कहते हैं। अच्छा ये देखो, ये ना ऊपर जा रही है AB, इसे हाइट भी कहते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + 5। कहता है लेंथ ऑफ AC क्या है, √3 + 5। अब ये AC कौन सी लेंथ है, इधर आओ, ये रही AC, ये AC लेंथ है, ये √3 + 5 उसने दे दी है। अब कहते हैं एरिया ऑफ ABC इज़ 1 + √15। अब इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ये जो AB लेंथ है ना, ये AB लेंथ, ये फाइंड आउट करो, और वो होनी चाहिए इस फॉर्म में। तो हम गिवन डाटा की तरफ जाते हैं। ये देखो, अब AC मुझे दे दिया हुआ है, AC √3 + 5, ये मैंने लिख दिया, और इसी को ही हमने बेस कहा था। मैंने कहा था ना ये चीज़ बेस है और ये हाइट है। देखो ना, ये ऊपर जा रहा है, तो जो चीज़ ऊपर जाती है उसे हाइट कहते हैं। जो चीज़ नीचे बेसमेंट में है, नीचे की तरफ है, उसे बेस कहते हैं। तो ठीक है, अब एक चीज़ तो मुझे उसने क्या दे दी है, बेस दे दी है। एक चीज़ क्या दे दी है, बेस दे दी है। दूसरी चीज़ है एरिया, एरिया ABC, एरिया क्या दिया हुआ है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस भी मुझे दी हुई है, एरिया भी मुझे दिया हुआ है, और पूछा हुआ क्या है, लेंथ ऑफ AB। कहता है लेंथ ऑफ AB मालूम करो। आपको पता होना चाहिए हर ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चाहे वो आइसोसेलेस है, चाहे वो स्केलन है, चाहे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस चीज़ को मैं लिखता हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने ट्राइंगल ABC से शो कर रखा है, विच इज़ इक्वल टू हाफ
अब बेस क्या है, AC, हाइट क्या है, जो मालूम करनी है, वो हाइट। अच्छा, जिस चीज़ को आपने फाइंड आउट करना हो ना, तरीका सुने, जिस चीज़ को फाइंड आउट उसको एक तरफ रखें, यानी इसको फाइंड आउट करना, इसे इसी तरफ रखें और बाकी सबको इस तरफ ले जाएं। ठीक है, देखो करते हैं। ट्राइंगल ABC, अब ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, फिर डिवाइड कर दें इसे AC साइड के साथ, विच इज़ इक्वल टू हाइट। अब हाइट क्या है, ये देखें, हाइट ये है A से B हाइट, तो आप चाहो तो लिख लो इसे, जो मालूम करना है AB हाइट मालूम करना। ठीक है, अब देखें ये 2 साथ मल्टीप्लाई, एरिया क्या है दिख रहा है आपको, ये एरिया है, तो लिख दें एरिया। ये देखें ना, ये रहा एरिया, 1 प्लस √15, ये एरिया है। डिवाइड करें साइड से, साइड कौन सी, बेस, √3 प्लस √5, है ना, ये दिख रही है ना आपको भाई, ये बेस है और ये एरिया है। ठीक हो गया, दिख रहा है आपको, विच इज़ इक्वल टू AB। अब यहाँ तक आंसर है, हमारा काम ख़त्म हो गया। लेकिन बुक में आए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ें, कहता है जो आपने AB फाइंड आउट किया है, करना है, वो इन दी फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5, लेकिन इस फॉर्म में तो नहीं है, डिवीजन में कुछ है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसको इस फॉर्म, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में कह रहा है उसमें लाने के लिए इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। हम चलते हैं, इसको आगे करते हैं। अब आप देखें, 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाई √3 + 5। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब ये चीज़ ख़त्म होकर के आंसर ऊपर देगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या तरीका होता है, 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाई √3 + √5। अब तरीका ये होता है रेशनलाइज के, ये जो डिनोमिनेटर में जो होता है ना, उसे इसी से ही मल्टीप्लाई करो, इसी से डिवाइड, लेकिन यहाँ पर कांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कांजुगेट से डिवाइड। यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, √3 - √5 डिवाइडेड बाई √3 - √5। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इक्वेशन एक्सप्रेशन बैलेंस ही रहेगा। अब यहाँ प्लस है तो तरीका, रूल ये है कि माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से, इसे कहते हैं कांजुगेट। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इसे कहते हैं कांजुगेट से मल्टीप्लाई करना, कांजुगेट से डिवाइड करना, तो इससे रिज़ल्ट इजीली आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, 2 × 1 + √15 × √3 - √5। भाई मल्टीप्लाई को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। और यहाँ क्या आ जाएगा, √3 + √5 × √3 - √5। देखो नीचे वाली बात को समझना है, ये A + B है, A - B, बहुत मशहूर फार्मूला है, A + B × A - B क्या होता है, A² - B², वही पुट करेंगे हम यहाँ पर। ये A है, ये B है, A + B, A - B। अब इसको जब फॉर्मूला में तोड़ेंगे, A² - B² हो जाएगा, तो लिखते हैं 2 × 1 + √15 × √3 - √5 डिवाइडेड बाय, अब ये √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब ये देखो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, ये 3 - 5 बचेगा। ये क्या बचेगा, 3 - 5 बचेगा, जो 2 होता है। मैं इसे यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। √3 है, ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो ये 3 - 5 बचेगा, जो 2 होता है, तो ये पूरा इस 2 से कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, 1 + √15 × √3 - 5, यही बचा, दिख रहा है ना आपको, ये देखें। अब हमारे पास ये बचा है 1 + √15 × √3 - 5। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे। आप माहिर हैं इस चीज़ में, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। √3 आएगा, है ना, पहले √3 - √5 फिर प्लस √15
15 इंटू अंडर रूट 3, फिर इसको अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 5। अब देखें ये तो काम सही है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5। यहाँ पर थोड़ा वर्क करेंगे, इसको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो अंडर रूट 15 डॉट अंडर रूट 3 है, 15 और 3। अब देखो यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर पूरे के ऊपर अंडर रूट डाल दो, तो यूँ भी कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, सॉरी लॉ ऑफ रेडिकल है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों पर ही स्क्वायर रूट है, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर स्क्वायर रूट लिख दो। तो यही चीज़ 5 3 का कितना होता है, ओ सॉरी 15 3 15 30 15 45, कितना हो गया 45। अब इसी तरह 15 और ये है, तो ये भी अंडर रूट 15 डॉट अंडर रूट 5। तो अब दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऊपर रूट डाल दो, तो 15 5 75 होता है। तो यही चीज़ अब लिखते हैं। देखें थोड़ा मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, अब इस पूरे की जगह मैं अंडर रूट 45 लिख रहा हूँ। अब इस पूरे की जगह मैं अंडर रूट 75 लिख रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास में आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त होती है, तो आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे अंडर रूट 45 को, ये आ जाएगा 3 रूट 5 माइनस ये हो जाएगा 5 रूट 3। आप कैलकुलेटर में लिखोगे अंडर रूट 75, उसी वक्त आंसर आ जाएगा। अंडर रूट 45 लिखोगे उसी वक्त आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर ये है रहा अंडर रूट 3 और ये है अंडर रूट 3। अब ये है अंडर रूट 5 और ये है अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, अब यहाँ ये क्या है 1 माइनस 5। बात को समझेंगे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 या माइनस हो रहे हैं, यहाँ 1 है यहाँ 5 है। 1 माइनस 5 क्या होता है 4, और क्या होता है -4, क्योंकि यहाँ माइनस है बड़ी वैल्यू के साथ, -4 रूट 3। अब देखो यहाँ अंडर रूट 5 1 है, यहाँ अंडर रूट 5 लेकिन इसके साथ 3 है, तो 1 + 3 4 होता है 5। इसे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 4 नहीं यहाँ 2 होगा, क्योंकि 3 रूट 5 प्लस है फिर रूट 5, ये 1 ये -1 है, -1 + 3 क्या होता है 2 होता है, तो -4 रूट 3 + 2 रूट 5। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, पहले प्लस वाली को लिखेंगे फिर -2 रूट 5 -4 रूट 3। यहाँ मिस्टेक हो गई, ये 3 रूट 5 ज़रूर है 1 रूट 5, लेकिन ये -1 है ये +3, -1 + 3 2 होता है, 2 रूट 5 -4 रूट 3। ये आंसर है, क्या हो गया ये आंसर हो गया। और नेक्स्ट इसी की तरह है, वो आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, वो यानी दोनों साइड्स जो दी हुई हैं वही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वो सोल्व हो जाएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 नंबर whose sum is 68 and difference is 22। अब कहता है कि 2 नंबर ले लो, वो नंबर क्या है, वो नंबर ए है और बी हमने सपोज़ कर लिया, वो ए और बी 2 नंबर हैं, ए है और बी 2 नंबर है, सपोज़ कर लिया। अब कहता है whose sum is 68, जिसका सम 68 है, एंड डिफरेंस इज़ 22, और उनका डिफरेंस जो है 22। मैंने आपको बताया था सम का मतलब क्या होता है, चीज़ों को ऐड कर देना, ठीक है ना। सम का मतलब क्या है, ए प्लस बी। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो सम का मतलब ए प्लस बी, और डिफरेंस का मतलब क्या है, ए माइनस बी। ये किसका मतलब हो गया, ये हो गया सम का मतलब है उनको ऐड कर दो। और ये किसका मतलब हो गया, डिफरेंस का मतलब माइनस कर दो, माइनस कर दो। अब हमने लेट कर लिया कि ए और बी द नंबर। अब जो उसने हमें गिवन डेटा दे रखा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको आप इक्वेशन 1 कह लो, इसको आप इक्वेशन 2 कह लो।
कहता है whose sum is 68, सॉरी यहाँ 68 भी लिखेंगे, और कहता है डिफरेंस इज 22, सॉरी कहता है सम जो है वो 68 है, कहता है डिफरेंस जो है वो 22 है ना। उसका सम क्या निकला है आप देखो ना, ये देखो, ये whose sum is 68 एंड डिफरेंस इज 22, मैंने वही चीज़ यहाँ लिख दी है, यानी दोनों का सम 68 और -22। अब हम क्या करें, इसमें से ए बी फाइंड आउट करना है, फाइंड टू नंबर। तो आप क्या करो, ये जो इक्वेशन 1 है इसको ऐड कर दो इक्वेशन 2 में। कैसे? a प्लस बी इज इक्वल टू 68 और लिखो a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ठीक हो गया है ना। इन दोनों इक्वेशनों को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे अब ये a और a क्या हो जाएगा, 2a है ना, ये 2a हो जाएगा, और प्लस b और माइनस b ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 8 और 2 10, 0 एक ऊपर कैरी, 6 2 सॉरी 8 2 10 0 एक ऊपर 6 2 8 और 1 9 90 आ जाएगा। तब हमारे पास आ गया 2a इज इक्वल टू 90। तो a इधर रहेगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ तो पता है आपको, राइट साइड पर मल्टीप्लाई, लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 2 2, अब ये 2 4 यहाँ 1 आएगा तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर a क्या आ गया, 45 क्या आ गया है, a 45। अब आप a को किसी भी इक्वेशन में डालते हो, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में डाल दो या इसमें डाल दो, सॉरी ये इक्वेशन ना है, तो या तो इस इक्वेशन में डाल दो या फिर इस इक्वेशन में डाल दो, तो दोनों में डालने से आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये साइड पर थोड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने साइड पे सॉल्व किया, a प्लस बी 68 हो गया, फिर मैंने b को यहीं रहने दिया। अब b a की यहाँ वैल्यू पुट करी पहले है ना, फिर b और 68, फिर b को एक तरफ रखा, इसको इधर ले गया, प्लस है माइनस किया, 68 माइनस 45, तो b आ गया 23। तो देखो a की वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। क्या है, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 23, तो ये आंसर है।